हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज ये हड़प्पा सभ्यता का जो है पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग जो है 3 पार्ट हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट कर चुके हैं। उन तीनों वीडियो में जो है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है उसमें हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन और हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल कहाँ पर हैं, इनसे जुड़े हुए जो है उसमें 13 टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। और जो है कि आज इस वीडियो में हम लोग जो है 14वें नंबर जो टॉपिक है वहां से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में समाधान के क्या तरीके थे। मतलब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए उनमें से समाधान को लेकर के, दाह संस्कार को लेकर के किस प्रकार का जो है कि खुदाई के बाद पुरातत्वविद्ताओं को और जो है कि जो चीजें मिला है, जो इतिहासकार उसके बारे में जो कुछ अनुमान लगा पाए हैं, तो वो सारी चीजें जो है कि हम लोग इस 14वें नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा में आप सबको पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा में जो है जब हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो खोदा गया था, खुदाई हुआ था, तो वो हड़प्पा में जो है हड़प्पा से सबको दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से सबको दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जबकि मोहनजोदड़ो है ना, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, मोहनजोदड़ो, वहां से जो है सबको जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कि हड़प्पा में सबको दफनाया जाता था। और जब दफनाने का साक्ष्य मिला हड़प्पा से सबको, और मोहनजोदड़ो से सबको जलाने का साक्ष्य मिला है। अब कैसे क्या था ये पूरी प्रक्रिया दाह संस्कार का, तो इसमें हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में, गर्त का मतलब गड्ढा, जिसको हम लोग कब्र भी कह सकते हैं, कि हड़प्पा स्थलों से, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था हड़प्पा, वहां से जो समाधान मिला है, जिस तरह से जो है खुदाई के बाद जो कब्र मिला है, उसमें यह देखा गया आमतौर पर मृतकों को जो है गड्ढों में दफनाया गया था। और कब्र की बनावट जो था वो एकदम भिन्न भिन्न था। सभी जगह से कब्र जो है एक जैसा प्राप्त नहीं हुआ है। कब्रों की बनावट भिन्न भिन्न था, है ना। कुछ स्थानों पर कब्र की जो सतह थी, जो नीचे वाला हिस्सा होता है कब्र का, है ना, जिस पर मृतकों को रखा जाता था, सतह, सरफेस, वो जो है कहीं कहीं पर पकी हुई ईंटों का भी बनाया हुआ मिला है। और धौलावीरा, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, इस धौलावीरा में जो कब्र था उसके निर्माण में पत्थर का भी प्रयोग किया गया था। कुछ कब्र में और जो कुछ कब्र मिला है, कुछ कब्र में जो है ना मृदभांड, यानी मिट्टी का जो बना बर्तन होता है, वो मृदभांड और आभूषण भी मिला है ना, जिससे यह अनुमान लगा है, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करता है कि इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। मतलब कुछ कब्र की जो खुदाई करने के बाद जो कुछ कब्र प्राप्त हुआ है ना, कुछ कब्र में जो है ना मृत भांड मिला है। मृत भांड का मतलब मिट्टी का बर्तन और आभूषण प्राप्त हुआ है ना, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि मृत्युपरांत, यानी मृत्यु के बाद जो है ना, ये सब चीजें जो कब्र के अंदर रख दिया जाता था, तो ये लोग उसका संभवतः प्रयोग बाद में करते होंगे, है ना। ऐसा इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है। और जो है पुरुष और महिला दोनों के समाधानों से जो है आभूषण प्राप्त हुआ है ना, दोनों के समाधानों से, मतलब दोनों के कब्रों से, जो पुरुष का कब्र मिला है, जो महिलाओं का कब्र मिला है, दोनों से जो है कि आभूषण प्राप्त हुआ है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ भी दफनाया गया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे भी कब्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो मृतक था उसके साथ जो है कब्र में तांबे का दर्पण भी मिला है। तो ऐसा अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शवों को दफनाया जाता था उसके साथ जो है तांबे के दर्पण भी रखे जाते थे कब्र में जो है। तो ये सारी चीजें जो कुछ पॉइंट था, है ना। और एक प्रश्न पूछता है कि कब्र में मिलने वाले वस्तुओं के नाम लिखे। मतलब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद जो कब्र मिला है, जो मृतकों का कब्र मिला है, उसके कब्र में कौन कौन से चीज प्राप्त हुए हैं उसके नाम लिखे। तो कब्र में जो है ना मृदभांड, मतलब मिट्टियों का बर्तन, कुछ कब्र से आभूषण प्राप्त हुआ है, मनका भी कब्र से प्राप्त हुआ है, तांबे का दर्पण और कलश, ये सारी चीज जो है हड़प्पा सभ्यता के कब्रों से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में समाधान की अनेक विधियां प्रचलित है, प्रचलित होगा ऐसा अनुमान है इतिहासकारों का। और जो पुरातत्ववेत्ता था उनका यह अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में समाधान का, दाह संस्कार का
कई प्रथाएं, कई जो है विधियां प्रचलित रही होगी। तो जो एक अनुमान लगाया गया है कि पहला जो विधियां थी समाधान का, वो ये था कि सबके सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए, है ना, जो है सबके सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए कब्र में दफनाना। ये जो है यानी हड़प्पा सभ्यता में जो कब्र मिला है, उस कब्र में जितने भी मृतकों को मृतक प्राप्त हुआ है, उसमें से ये देखा गया है उनका सर जो है उत्तर दिशा में है। तो ये है कि सबके सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए कब्र में उसको दफना दिया जाता था, और उसके साथ मन का आभूषण, मृदभांड और तांबे का दर्पण, ये सब चीज भी रख दिया जाता था। और दूसरा ये विधियां है कि सबके भस्मावशेषों को, मतलब सबको जलाने के बाद जो अवशेष प्राप्त होता है उसको भस्मावशेष बोलते हैं, उनको मिट्टी के कलश में रख करके बाद में उसको दफना दिया जाता था। एक तरीका ये भी था। और ऐसा भी अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता का तकरीबन सभी स्थल नदियों के किनारे बसे थे। तो यह ऐसा भी अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों का प्रवाह जो है नदियों में भी करते होंगे, यानी नदियों में भी ये बहा देते होंगे। तो ये जो है तीनों जो है समाधान की विधियां था। लेकिन एक महोदय है मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों को 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वह शवों का दाह संस्कार 3 तरह से करते थे। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, और तीसरा था जो तरीका वो था दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण में था कि इस तरीके में पूरे शव को, मतलब जो डेथ बॉडी होता था, उस पूरे डेथ बॉडी को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। और दो आंशिक समाधिकरण था, इसमें क्या होता था कि पहले मृत शरीर को पशु पक्षियों को खाने के लिए दे दिया जाता था, खाने के बाद जो बचता था, जो बचा हुआ भाग, उसी को गाड़ दिया जाता था। और तीसरा जो इन्होंने अनुमान लगाया है, जो एक दाह कर्म है ना, यह दाह कर्म, इसमें इस प्रक्रिया में जो है सबको जला दिया जाता था और उसकी भस्म को जो है गाड़ दिया जाता था। तो ये है हड़प्पा सभ्यता के समाधान के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में समाधान को लेकर के कौन कौन सी विधियां प्रचलित थी, तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी अपने शवों को कितने प्रकार से उत्सर्ग करते थे, तो 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे, 3 प्रकार से दाह संस्कार का प्रक्रिया था। तो ये आप तीनों पॉइंट को लिख सकते हैं, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 15 नंबर पढ़ते हैं कि मुद्रा मतलब मोहर, और मुद्रांकन मानी मोहरबंदी। यहाँ पर मुद्रा का मतलब मनी नहीं होगा, यहाँ पर मुद्रा मानी मोहर को, है ना, मोहर को भी मुद्रा कहा जाता है। मोहर और मोहरबंदी का ही दूसरा नाम है मुद्रांकन। ये क्या होता है, देखिए, जो मोहर होता है ना, मुहर होता है जिस पर कुछ चीजें लिखा हुआ रहता है, और जैसे किसी चीज में हम मुहर लेकर के छाप अगर लगा देंगे तो वो मुहरबंदी कहलाएगा, है ना। तो एक मुहर होता है, मुहर लेकर के अगर हम किसी चीज में, मिट्टी में या किसी अन्य चीजों में, है ना, अगर हम लोग छाप लगाते हैं तो फिर उसको ही मुहरबंदी कहा जाता है। तो मुहर और मुहरबंदी, आप सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि एक बंदरगाह था लोथल बंदरगाह, जो गुजरात के अंदर था। तो ऐसा अनुमान है कि लोथल एक बंदरगाह था, और वहां से जो है कि बाहर से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग एक दूसरे क्षेत्रों से जो है कि व्यापार वगैरह करते थे। तो लोथल में से भी बहुत सारे मुहर प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय जो भी वस्तुएं बाहर भेजी जाती थी या बाहर से जो भी वस्तुएं आती थी, तो उन वस्तुओं का जो थैला होता था या जिस चीजों में वस्तु रखी जाती थी, उसके ऊपर में गीली मिट्टी लेप करके उस पर मुहर लगा दिया जाता था। और अगर वैसा मुहर लगा हुआ भी जहां तक भेजा जाता वहां पहुंच गया, तो वहां का लोग समझ जाता था कि जैसा सामान भेजा गया है वैसा ही सामान हमें प्राप्त हुआ है, सामान के साथ रास्ते में किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं हुआ है। तो अधिक संख्या में मुहर मिलने से, और है ना, और जो है कि ये एक ठोस प्रमाण हो जाता है कि लोथल जो है एक बंदरगाह ही रहा होगा, और लोथल बंदरगाह पर से जो है कि मुहर प्राप्त हुआ है। मुहर और मुहरबंदी क्या होता है ना, लिखने के लिए आप ये बोर्ड पर लिखा हुआ है ना,
आप यहां से लिख सकते हैं कि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। माना एक जगह से दूसरी जगह सामान से भरा हुआ जो थैला होता था, जो डिब्बा होता था, उसी में को चिन्हित करने के लिए जो है मुहर का प्रयोग किया जाता था। अब यह है कि मुहरबंदी और मुद्रांकन क्या होता है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ भी सकता है 2 मार्क्स में। तो उसमें आप लिखिएगा कि थैला को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर, मानो जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर गीली मिट्टी पोत कर, गीला मिट्टी पोत दिया उस पर, जैसे मान लीजिए एक बोरा है उसमें कोई सामान को भर दिए, भरने के बाद जो है कि उसको रस्सी से बांध दिए, और रस्सी जहां बांधे और बोरा उस जगह पर गीली मिट्टी लपेट देंगे पूरा, और उसके ऊपर मुहर लगा देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि कोई अगर उसको खोलेगा तो वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो जहां पर जाएगा वस्तु तो वहां का लोग ये समझ जाएगा कि इसके साथ जो है कि रास्ते में इधर उधर सामान के साथ हुआ है। तो थैला को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की इस छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। तो ये आप इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, है ना। और अगर यह टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता जो आज से 4000-5000 साल पहले की सभ्यता थी, तो उस समय भी व्यापार जो है कि नदी के माध्यम से होता था, और जो है कि सामानों के ऊपर जो है मुहर वगैरह भी लगाने का, है ना, प्रचलन था। मुहरें और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, और मुद्रांकन से यानी जो मुहरबंदी होता था, इससे प्रेषक की भी पहचान हो जाती थी, है ना, भेजने वालों को भी पहचान हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यापारी है ना, कहीं अपना वस्तु को भेज रहा है, तो उसका अपना मुहर होता था, उसका नाम वगैरह उस मुहर पर लिखा हुआ रहता होगा, तो वह मुहर मार देता था, तो पता रहता था कि ये वस्तु कहाँ से आया है। तो ये सारी चीजें, तो इससे जो है कि मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान भी हो जाती थी। और ये जो मुहर है, पत्थर का मुहर बनता था, हाथी के दांत का मुहर, धातु का मुहर प्राप्त हुआ है, मिट्टी का भी मुहर तैयार किया जाता था। तो ये सारी चीजें से जो है मुहर बनता था। और जो है एक प्रश्न और आएगा, ये 15 नंबर था, अब 16 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पाई मुहर, यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी पुरावस्तु मिले हैं, उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण पुरावस्तु माना जाता है वो हड़प्पाई मुहर को माना जाता है। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के मुहरों से, वैसे हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर जो कुछ भी लिखा हुआ मिला है उसको आज तक तो कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन उससे इतिहासकारों को और पुरातत्ववेत्ताओं को हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को जानने में बहुत मदद मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पाई मुहर जो है हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाले सारे पुरावस्तुओं से सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। और हड़प्पाई मुहर जो है ये किस पत्थरों से बना होता है? सेलखरी पत्थरों से बनाई गई इन मुहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस मुहर के माध्यम से इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर होता था, है ना, इस वीडियो के थंबनेल में भी ऊपर में आप देख सकते हैं, वो है ना। तो इस तरह से क्या होता था कि कुछ चीजें लिखा रहता था ऊपर में, इस तरह से कुछ चीजें, हड़प्पाई सभ्यता का जो मुहर मिला है इस तरह से कुछ चीजें लिखा हुआ रहता था, लिखा हुआ मिला है। और नीचे में जो है एक जानवर का चित्र बना हुआ मिला है ना, एक जानवर का चित्र बना हुआ है। इसको आज तक किसी ने पढ़ तो नहीं पाया है, लेकिन इस मुहर के माध्यम से अंदाज से जो है ना, अंदाज से जो है इस मुहर के माध्यम से इस क्षेत्र में उस समय रह रहे लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी लेकिन प्राप्त होती है। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक का नाम और पदवी को दर्शाता है। मतलब एक पंक्ति लिखा हुआ है और नीचे में एक जानवर का चित्र है। यानी जितने भी हड़प्पाई मुहर मिला है ना, अक्सर इसी डिजाइन का मिला है कि ऊपर में एक पंक्ति लिखा हुआ है और नीचे में एक जो है जानवर का चित्र है। तो इसके बारे में यह है कि संभवतः ये जो लिखा हुआ है ये मालिक का नाम और पदवी को दर्शाता होगा, और जो अनपढ़ रहता होगा, जिसको ये पढ़ने नहीं आता होगा, तो उनको सांकेतिक रूप से समझाने के लिए जो है ये चित्र बना दिया गया होगा, ऐसा अनुमान है। तो ये था आपका मुद्रा अर्थात मोहर और मुद्रांकन क्या होता है, मोहरबंदी क्या होता है, और ये हड़प्पाई मोहर के बारे में कुछ बातें हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग भी एकदम नोट करते चलिएगा, है ना, फिर बाद में रिवीजन करने में अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
16 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 17 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बाट बटखरा एवं मापतोल। मतलब जिस तरह से अभी हम लोग वस्तुओं को मापने के लिए बाट बटखरा का प्रयोग करते हैं, है ना, 2 किलो 4 किलो 500 ग्राम, है ना, इस तरह से जो बाट बटखरा का प्रयोग करते हैं मापने तोलने के लिए जो वस्तुओं को हम लोगों के पास तराजू वगैरह है, इसी प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास भी वस्तुओं को मापने तोलने के लिए बाट बटखरा था, है ना, माप तोल करने के लिए उसके पास भी तराजू था, जैसा कि खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुमान जो लगाया गया है। विनिमय मतलब होता है लेन देन करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास भी विनिमय करने के लिए बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित था। माना कि लेन देन जो है उनका, जिस तरह से हम लोगों का लेन देन जो है एकदम अभी कंट्रोल में है, कि हम लोग जो है कि बाट बटखरा के मदद से जो है एक दूसरे से माप तोल करके सामान लेते देते हैं, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी था। ये बाट जो है, ये बटखरा जो है सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित ये बटखरा जो है वो घनाकार हुआ करता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बाट बटखरे का प्रयोग करते थे, वो जितने भी बाट बटखरे जो खुदाई से प्राप्त हुआ है वो जो है कि घनाकार है ना मिला है, उसका आकार घनाकार होता था। जिस तरह से अभी जो है ना हम लोग बड़े बड़े सामानों को मापने के लिए बड़े बड़े बाट बटखरा का प्रयोग करते हैं, 10 किलो 50 किलो का करते हैं। छोटे चीजों के लिए जैसे सोना चांदी को मापने के लिए छोटे बाट बटखरा का प्रयोग होता है, उसी प्रकार उस समय भी छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। और जो है ना जिस तरह से हम लोग अभी तौलने का जो हम लोग का गुणक का प्रयोग करते हैं, 5 का गुणक का प्रयोग करते हैं, 5 10 है ना 20 50 इस तरह से, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो है तौलने के लिए 16 और उसके गुणक अंकों 16 64 160 है ना, यानी कि 16 का जो है गुणक का उस समय तौलने के लिए प्रयोग होता था। और धातु से बने तराजू के पलड़े का भी प्रमाण बहुत जगह से मिला है, और लोथल से हाथी के दांत का पैमाना भी मिला है ना। कितनी हैरानी की बात है कि आज से है ना 4000 तकरीबन 4000 साल पहले भी लोग जो है अब विनिमय करने के लिए यानी लेन देन करने के लिए बाट बटखरे का प्रयोग करते थे, माप तौल करके सामान लेते थे और जो है कि देते थे। ये सब जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर में अगर है तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ही, है ना। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 17 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 18वां नंबर पर पढ़ेंगे कि हड़प्पा लिपि क्या है। देखिए हड़प्पा लिपि को ना एक रहस्यमयी लिपि कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में इतने सारे स्थल मिले, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे पुरावस्तु जो है कि वो प्राप्त हुआ। और लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो ये मुहर है, मुहर पर जो जिस लिपि में जो भी चीजें लिखी गई है वो जो है ना, जो भी चीजें लिखी गई है उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए हड़प्पा लिपि को जो है रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। हड़प्पा लिपि क्यों नाम रखा है? जैसे हम लोग हिंदी को देवनागरी लिपि बोलते हैं, इंग्लिश को रोमन लिपि बोलते हैं, और सबका जो है कि अलग तरीका है लिखने का, है ना। उसी प्रकार इस लिपि को कोई पढ़ ही नहीं पाया, तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता है तो इसलिए इस लिपि का नाम हड़प्पा लिपि रख दिया। और हड़प्पा लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहते हैं, समझ में आ गया होगा। हड़प्पा स्थलों के उत्खनन से, और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर में ये जो है पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप ये बहुत है ना इंपॉर्टेंट है ना, वीवीआई क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि। तो हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से, उत्खनन का मतलब खुदाई से बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मोहरें मिली है, जिनके ऊपर जानवरों का चित्र या एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिसे कुछ विद्वानों ने पढ़ने का प्रयास किया है लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाया है ना। कुछ विद्वान इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानता है, कुछ का कहना है कि नहीं ये ब्राह्मी लिपि के जैसा है, परंतु इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है और बाईं और यह संकुचित है, जिसे यह लगता है कि उत्कीर्णक दाईं ओर से लिखना शुरू किया होगा और बाद में लिखना शुरू किया या आरंभ किया और बाद में बाईं और स्थान कम पड़ गया। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो मोहर मिला है, इस तरह का एक मोहर मिला है, इस पर कुछ चीजें जो है इस प्रकार से जो है कि इस पर लिखा हुआ था, है ना। इस तरह से जो है कुछ ना कुछ चीजें लिखा हुआ है लास्ट में से। जैसे हम लोग जो है ना देवनागरी लिपि जो हिंदी लिखते हैं वो बाएं तरफ से, इधर से बाएं तरफ से लिखते हुए जाते हैं, और एक ही लाइन में अगर कोई चीज लिखना ज्यादा रहे तो हम इधर से लिखते हुए जाएंगे,
और जो है जब ज्यादा हो जाएगा तो अब जब नहीं एडजस्ट होने लगे तो हम लोग छोटा करके इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मोहर मिला है उसमें बहुत सारे मोहरों पर जो है इधर तो जगह ठीक ठाक नजर आता है कि अच्छा से यहाँ से लिखना, लेकिन इधर आकर के एकदम संकुचित हो गया। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है लिपि दे, हड़प्पा सभ्यता में जो भी कुछ लिखा गया था वो दाएं से बाएं की तरफ लिखा हुआ है। तो ये इसलिए जो है कि लिखा है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। क्यों? क्योंकि कुछ मोहरों पर जो है दाईं और चौड़ा अंतराल है, मतलब इस तरफ चौड़ा अंतराल है, लेकिन बाईं और यह संकुचित हो गया, जिससे अनुमान है कि जो भी उत्कीर्णक होगा, मतलब जो भी इसको लिखता होगा वो जो है कि दाईं ओर से शुरू किया होगा, और जब बाईं ओर में जगह कम पड़ गया होगा तो जगह जो है कम पड़ गया तब यह संकुचित हो गया, है ना। और यह लिपि जो है वर्णमालीय न होकर अक्षर सूचक थी, अक्षरों को चित्रों और चिन्हों से दर्शाया जाता था। वर्णमालीय मतलब क्या? इसमें कोई स्वर्ण वर्ण और उसमें कोई व्यंजन वर्ण नहीं था। ये जो है ना इसमें चित्र और चिन्ह ये सारी चीजें इसका लिपि में ज्यादा था। जैसे अपने लिपि में है स्वर्ण वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, ओ आ है, को खो है, इस तरह से नहीं था। इनके लिपि में जो है चित्र और चिन्ह ज्यादा है। अनुमान ये लगाया गया कि इसके अक्षरों की संख्या इसके अंदर जो है लगभग 400 थी। तो हड़प्पा लिपि से आप क्या समझते हैं? अगर पूरा पूछेगा 2 नंबर में, अगर आपको लगता है कि ये एक बड़ा है ना आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ना ये वाला पॉइंट में थोड़ा कम करके लिख सकते हैं। इतना तो तय है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, इतना तक लिख दीजिएगा। उसके बाद ये 2 लाइन और ये 3 लाइन आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर इतना लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो है पार्ट 4 में है ना इतना तक है। अब इसका जो हड़प्पा सभ्यता का पतन और जो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों में क्या को तुलना करके कि दोनों में क्या अंतर वगैरह जो कुछ, अब थोड़ा बहुत और टॉपिक 4-5 टॉपिक बच गया है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा है ना पार्ट 5, उसमें हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे।